बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना। ऑक्सीजन और जिबरेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन का मतलब होता है कि टू ग्रो, ऑक्सीजन यानी टू ग्रो। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कहाँ से निकाला गया बच्चों? ह्यूमन यूरिन से। टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। अब ये जो होते हैं ऑक्सीजन हार्मोन, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं। तो सेल डिवीजन कराएंगे, सेल इनलार्जमेंट कराएंगे, सीडलिंग कराएंगे, जो है साइज वाइज सब बढ़ाएंगे, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, है ना। कह रहा है कि दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोविंग एपाइसेस ऑफ स्टेम्स। कहाँ? यानी एकदम ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, शूट पे प्रोड्यूस होते हैं। शूट पे यानी हम लोग कहें शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। क्या कह सकते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम हम लोग कह सकते हैं, है ना। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, ऑक्सीजन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। किससे निकाले गए थे बच्चों? प्लांट से, ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरल हो गए। पूछा जाएगा आपसे कि नेचुरल बताइए, तो नेचुरल ऑक्सीजन जो है बच्चों, नेचुरल ऑक्सीजन ये है IAA, IBA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक ना। 2,4-D सिन, बोलो बच्चों, ना 2,4-D सिन, सब लोग बोले, ठीक ना। नैप्थलीन एसिटिक एसिड ना 2,4-D सिन यानी सिंथेटिक होते हैं, ठीक। NAA 2,4-D क्या होते हैं बच्चों? सिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेटिक। तो आप लोग बोलिए फटाफट, ना 2,4-D सिन, ना 2,4-D सिन, ना 2,4-D सिन, ठीक है ना। तो IAA और IBA क्या होते हैं बच्चों? ये नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? ये नेचुरल होते हैं। याद रहेगा सभी को, घर में बोलना आज के बाद, ना 2,4-D सिन, ना 2,4-D सिन। एक याद हो गया तो ऑटोमेटिक नेचुरल वाला याद हो गया, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन। ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर में यूज करेंगे एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए यूज करेंगे बच्चों, है ना। दे हेल्प टू, अब देखिए इसका फंक्शन यहां से शुरू है। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम्स कटिंग। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम्स कटिंग एंड एप्लीकेशंस वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन के लिए ऑक्सीजन आल्सो प्रमोट फ्लावरिंग। कहाँ बच्चों? पाइन एप्पल में। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट and leaf drop at early stages but promote the abscission of older or mature leaves in and fruits। अब जैसे मान लीजिए आप, ये प्लांट है बच्चों एक, ये क्या है? प्लांट, ठीक। अभी प्लांट छोटा है, तो अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए ऑक्सीजन का, तो इसकी लीफ को ये गिरने नहीं देता है, ठीक है ना। लीफ को क्या नहीं करता है? गिरने नहीं देता है। और स्मॉल अमाउंट्स में आप बहुत सारे प्लांट को आपने देखा होगा, आपने मैंगो देखा होगा, आपने पाइनएप्पल देखा होगा कि बहुत सारे हवाएं चलती जब हैं तो अभी स्मॉल स्टेज में होते हैं, उनकी जो है बड्स होती हैं, जो इस छोटे छोटे फ्लावर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर वो गिरना शुरू हो जाते हैं, हवाएं चल गई, आंधियाँ आ गई, तूफान आ गया, इससे क्या होता है कि सारे के सारे बड्स और स्मॉल जो सीड्स बने हुए थे, सीड कराओ स्मॉल जो है बड जो बनी हुई थी, तो वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो गिर जाएंगी तो ग्रोथ नहीं होगी अच्छी, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। हाँ, सॉन्ग बन जाएगा, आओ, ठीक। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रूट
एंड लीफ ड्रॉप, भाई हम तो चाहते हैं कि फ्रूट ना गिरे एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट टू द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, है ना। इन मोस्ट हायर प्लांट्स ग्रोविंग एपिकल बड, ग्रोविंग एपिकल, अब जैसे देखिए ये प्लांट है ना, ये प्लांट है बच्चों। अच्छा प्लांट ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसकी बढ़ती जा रहा है, तो ये बताओ लेटरल वाले की ग्रोथ जो है कम होगी, है ना। अगर ऊपर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये हार्मोन ऊपर ही होते हैं, तो इसकी ग्रोथ ऊपर हो रही है, तो ग्रोविंग कह रहा है कि एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, है ना। अगर ग्रोथ ऊपर होती जा रही तो बच्चों जो साइड साइड में लेटरल बड जा रही तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ हो, हम चाह रहे हैं कि ये है बच्चों लेटरल बड, ये क्या है, ये है बच्चों लेटरल बड, और ये क्या है बच्चों एपिकल बड, क्या है ये एपिकल बड। तो हम चाह रहे हैं कि ग्रोथ अगर इसकी ज़्यादा हो रही है ना, एपिकल बड की प्रेजेंस में एपिकल बड की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये हार्मोन यहीं पे ज़्यादा होते हैं ऊपर की साइड, तो इसकी ग्रोथ कराए जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसकी ग्रोथ हो, ठीक है। मंतशा कह रही है हम चाह रहे हैं लेटरल बड की ग्रोथ हो, तो लेटरल बड की ग्रोथ कब होगी, हम इसको कट कर दें, है ना, हम इसको क्या कर दें, कट कर दें। जब हम इसको कट कर देंगे बच्चों तो ये ग्रोथ जो है इस पे हार्मोन एक्ट करना शुरू कर देगा, है ना, इस पे जो है हार्मोन एक्ट करना शुरू कर देंगे तो लेटरल की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे पार्क वार्क में जाइए तो ऊपर से वो लोग जो है सीजर को लेके ऊपर से काटते रहते हैं तो उसकी लेटरल बड की ग्रोथ अच्छी होती है और बेहतरीन तरीके से वो लोग पार्क में लगा देते हैं, सजाए रहते हैं। कितने लोगों ने देखा है कि वो लोग बराबर से बिल्कुल काटे रहते हैं और साइड साइड की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कितने लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। मतलब ऊपर वाले को जब हम लोग काट कर देंगे तो रूट की ग्रोथ कराएगा, है ना, ठीक। अगर ऊपर शूट की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या कराएगा, रूट की ग्रोथ कराएगा बेटा। बताइए समझ गए। अब देखो कह रहा है कि इन मोस्ट हायर प्लांट्स ग्रोविंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बड, लेटरल बड और एक्सिलरी बड की ग्रोथ फिनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। इसको क्या कहेंगे, एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल बड की ग्रोथ ज्यादा हो रही तो वो डोमिनेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉल्ड डीकापिटेशन, क्या कहते हैं बच्चों, डीकापिटेशन कहते हैं, ये ना भूलना, छोटा सा लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉल्ड डीकापिटेशन। अच्छा बताइए रिमूवल ऑफ एंथर कॉल्ड, रिमूवल ऑफ एंथर कॉल्ड, रिमूवल ऑफ एंथर कॉल्ड, कौन बताएगा, रिमूवल ऑफ एंथर कॉल्ड, कोई नहीं बता रहा है। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड, उस पर डाउनलोड कर दो, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड, कौन बताएगा, ये वाला हो गया कि नहीं, हो गया वो वाला, कोई नहीं बोल रहा है। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, बेवकूफ हो, सब बेवकूफ हैं, इमैस्कुलेशन, क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, कोई नहीं बता रहा। अरे बाप रे, अब जवाब आ रहा है, जब हम लिख देते हैं उसके बाद जवाब दे रहे हो तो फायदा क्या है। हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब मानेंगे नहीं हम, बाद में बताओगे। रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉल्ड डीकापिटेशन यूजुअली रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, हम लोग ऊपर ये रिमूव कर दिया हमने तो लेटरल बड की ग्रोथ होगी। वाइडली अप्लाइड इन द, कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, टी प्लांटेशंस, हेज मेकिंग, हेज का मतलब वही चौड़ाई। कैन यू एक्सप्लेन वाई, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कर सकते हो एक्सप्लेन बच्चों। अच्छा आंसर लेट पहुंचता है, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आ रहा था, ठीक। कैन यू एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई का मतलब क्या है, जब यहाँ पे हमने कट कर दिया सारे के सारे ऑक्सीजन हार्मोन हमने निकाल दिया तो कहाँ से ग्रोथ होगी उसकी, जो साइड साइड वाले में वहाँ पे हैं, अभी वहाँ पे हमने कट नहीं किया। इसी वजह से आप लोग ये भी देखते होंगे बच्चों, एक ख़ास बात हम आपको बताएं, और होता क्या है, थोड़ा सा जगह ले लें। हाँ, जब प्लांट छोटा होता है, आपने ये भी देखा होगा, गौर किया होगा घर में,
मम्मी मम्मी जो होती हैं प्लांट लगाए रहती हैं, बहुत प्यार होता है प्लांट से, कोई बचता नहीं लाइफ में, तो ये लोग प्लांट बहुत लगाती हैं घर में। अब देखिए ये जो है प्लांट है, इस तरीके से लेटरल बड है। तो मम्मी मम्मी को देखा होगा आपने कि जब प्लांट लगा देती हैं तो वो लोग जो है, ये जो नीचे वाली लेटरल बड है ना, अगर मम्मी लोग चाहती हैं कि प्लांट जल्दी से ग्रो कर जाए तो मम्मी मम्मी जो ये लेटरल बड है इसको हटाती रहती हैं, इसको रिमूव करती हैं। जो मम्मी होती हैं ये इसको रिमूव करती हैं, लेटरल बड को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। देखो बता रहे हैं, इसको तोड़ के गिरा देती हैं, इसको गिरा देती हैं इस तरीके से। क्यों गिरा देती हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिशंस और हार्मोन इधर जा रहे थे अब वही हार्मोन यहाँ जाएंगे, तो इसको भी कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, और ग्रोथ प्लांट की होती जा रही है ना। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ ना हो, ऊपर वाले की, इधर वाले की ग्रोथ हो, तो हम लोग कट कर दें इसको। समझ गए बात? बताइए बच्चों, समझ गए? समझ गए कि नहीं ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे जी। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। कहाँ पर बच्चों? टोमेटो में। ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज, दे आर वाइडली यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। किसकी तरह बच्चों? हर्बिसाइड्स लाइक 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स। ऐसे याद रखना जो है, देखो 2,4-D कट करेगा डाइकाट को, किल करेगा किसको? डाइकाट को। नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट, किसको नहीं मारेगा? मेच्योर मोनोकॉट को। ऐसे याद रखना 2,4-D किल करेगा डाइकाट को, डी से याद रखना किसको बच्चों? डाइकाट को ये किल करेगा। नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। आपने देखा होगा कि जो अनवांटेड जो है थोड़े छोटे वीड्स ग्रो हो जाते हैं, ऑक्सीजन के छिड़काव से क्या होता है, वो लोग मर जाते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशंस एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक, इसी ऑक्सीजन में बच्चों जिंक होता है। क्या होता है? जिंक मेटल। कौन सा मेटल होता है बच्चों? समझ गए बच्चों? बताइए, ये हमारा हुआ खत्म। 2,4-D किल करेगा डाइकाट को, नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। ठीक है, बताइए फटाफट। एक और पढ़ते हैं हम लोग जिब्रेलिन, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर कल ये चैप्टर लग रहा हो पाएगा। आइए अब जिब्रेलिन्स की बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों। जिब्रेलिन्स जो होता है, जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। दे आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड वाइडली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। इसको मार्क करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहाँ से निकाले गए? फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। मोर देन 100 पहला ये सवाल आएगा। दूसरा आएगा कि कहाँ से? फंजाई एंड हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains most intensely studied. मैंने बताया था अभी को ये GA3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 वाले की डिस्कवरी पहले हुई थी। GA3 की डिस्कवरी पहले हुई थी। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में फोटोसिस्टम 2 पहले क्यों था? क्योंकि डिस्कवरी फोटोसिस्टम 2 की पहले हुई थी। समझ गए? बताइए, क्लियर? चलिए, जिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड। ऑल जीए जितने भी होते हैं सब एसिडिक होते हैं बच्चों। ऑल जिब्रेलिक एसिड
आर एसिडिक, तभी तो नाम पड़ा जिब्रेलिक एसिड। दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। देयर एबिलिटी, इसी बार क्वेश्चन आया था जिब्रेलिन से, इस बार फिर आएगा। देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस, क्या बढ़ाता है बच्चों ये लेंथ, एंड यूज टू लेंथ द ग्रेप्स ऑफ स्टॉक। बेसिकली जो जिब्रेलिन होता है ये लेंथ को बढ़ाता है। आल्सो इट इंक्रीज दी मार्केटिंग पीरियड, मार्केटिंग पीरियड को भी यही बढ़ाता है। जैसे बेमौसम आम मिल रहा है, बेमौसम आपको खाने को मिल रहा है अमरूद, बेमौसम आपको एप्पल खाने को मिल रहा है, तो होता क्या है कि जिब्रेलिन का छिड़काव करने से जो पेड़ होता है उसमें वो फल उसके सीजन से हट के भी वो लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में बेमौसम आएंगे वो, है ना, खराब भी नहीं होंगे, प्लांट के अंदर लगे हुए हैं, गिरेंगे भी नहीं, है ना, तो वो बेमौसम आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। जिब्रेलिन्स cause fruits like apple to elongate and improve its shape, एप्पल का भी शेप बढ़ा देता है। दे आल्सो डिले सेनेसेंस, यही दे आल्सो डिले सेनेसेंस, क्योंकि अगर बूढ़ा हो जाएगा पक जाएगा तो जल्दी गिर जाएगा, है ना, तो डिले करते हैं सेनेसेंस को, ठीक। Thus the fruits can be left on the tree longer so as extends to the market period. They also delay senescence, यानी बुढ़ापा नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा तो वो जल्दी गिर जाएगा फल, है ना, पेड़ से, पौधों से, टहनियों से। तो होता क्या है, they also delay senescence and fruits can be left on tree longer to extend the market period. GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. malting process समझ रहे हो, ब्रूइंग इंडस्ट्री समझ रहे हो, यानी शराब और आपकी भट्टी उट्टी में, ठीक है ना, ब्रूइंग इंडस्ट्री। बताइए बच्चों फटाफट। समझ गए, चलिए कर लो, एम्पुटेशन की कर लो, एम्पुटेशन की। अब देखिए, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स शुगर इन दियर स्टेम्स। आपने शुगर केन देखा होगा बच्चों, बताइए कौन सी रूट होती है इसके अंदर। अच्छा, उसकी कर लो स्पाइन एग्जामिनेशन और हिप एग्जामिनेशन की। बताइए बच्चों, ये कौन सी रूट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं बच्चों, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट पाई जाती है मेज एंड शुगर केन में, मेज एंड शुगर केन में, किसमें, मेज एंड शुगर केन में। होता क्या है कि ये जो इसके बच्चों नोड और इंटर नोड, ये देखिए नोड है, ये नोड है, ये जो इंटर नोड है, ये क्या करते हैं, जब हम लोग जिब्रेलिन एसिड का वो करते हैं बच्चों छिड़काव, तो इन लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि ये जो छिड़काव मान लीजिए इस पर कर दिया, इसने जो है इलांगेशन कर दिया, देखिए इसकी लेंथ बढ़ा दी, है ना, लेंथ बढ़ गई। मान लो इस पे हमने छिड़काव किया, ये लेंथ बढ़ गई, तो इस लेंथ और इस लेंथ में अंतर यही होता है कि शुगर सबसे ज़्यादा इसी में होगी, है ना। ये देखिए कम है, जो आपका शुगर केन होगा वो काफ़ी लंबा होगा, लंबा होगा तो शुगर केन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन दियर स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, thus increase the yields of much as 20 tons। यही पूछा था पर एकड़, ये भी याद रखना, एक एकड़ में कितना टन, 20 टन। बच्चों इस बार 20-20 का क्वेश्चन यही था, ये 20-20 का क्वेश्चन था बच्चों। कितने टन से बढ़ा दिया, 20 टन प्रोडक्शन जो है बढ़ा दिया। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। स्प्रेइंग द जुवेनाइल कोनिफर्स, यानी जो भी छोटे छोटे हैं, जिब्रेलिन हास्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, यानी जो भी छोटे थे उस पर छिड़काव किया तो वो एडल्ट में कन्वर्ट जल्दी हो गए, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन जल्दी होगा। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलांगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। जैसे आपने देखा होगा बीट कैबेज में कि ये लोग ज़मीन से ऊपर उठते हैं, इस तरीके से होते हैं बच्चों, बोल्टिंग करा दी, है ना,
देखा होगा आपने कि ऐसे ये लोग ज़मीन के ऊपर उठ के इसके फल होते हैं। क्लियर? चलिए, जिब्रेलिन आल्सो प्रोड्यूस बोल्टिंग इंटरनोड इलॉन्गेशंस जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग कैबेज एंड प्लांट्स विद रोसेट हैबिट। ठीक है, रोसेट हैबिट यानी उठ के ऊपर ज़मीन के ऊपर ये ग्रो करेगा। बताइए बच्चों, ठीक, रोसेट का मतलब था कर्लिंग, ठीक है ना, कर्लिंग। बताइए, क्लियर? बताइए बच्चों फटाफट। इसमें नहीं आवाज आ रही होगी हैदरी? बताइए बच्चों, कोई नहीं बोल रहा। 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 बताइए बच्चों। सही है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिब्रेलिन जो होता है बच्चों, जिब्रेलिन जो होता है 100 जिब्रेलिक निकाले गए थे, मोर देन 100, और जिसमें से GA3 जो था सबसे पहले निकाला गया था। आल जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं एसिडिक होते हैं बच्चों। ये लोग क्या करते हैं, लेंथ को, मेन का काम क्या होता है, लंबाई को बढ़ाना होता है, ठीक है ना। लंबाई को ये लोग बढ़ाते हैं, इंटरनोड का इलांगेशन कराते हैं। लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। शुगर केन में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्शन ये लोग ज़्यादा कराते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो है प्रोडक्शन पर एकड़ 20 टन्स बढ़ जा रहा था। कितना? 20 टन्स प्रोडक्शन बढ़ जा रहा था। कैबेज में हम लोगों ने देखा, कैबेज में भी कैबेज हो गई, उसमें इलांगेशन, इंटरनोडल इलांगेशन करा देते थे। और ये लोग क्या करते थे बच्चों, मार्केटिंग पीरियड को बढ़ा देते। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग पीरियड को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है बच्चों? तो हम लोग बताएंगे जो है कि जिब्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जो मार्केटिंग पीरियड को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, जो डालियों में लग जाते हैं, तो उसके अंदर डीले सेनेसेंस यानी बुढ़ापे को कम कर देता है। जब बुढ़ापा देर में आता है तो फल उतनी ही देर तक प्लांट में लगा रहता है, मार्केट पीरियड निकल जाता है, उसके बाद ये लोग रिलीज करते हैं। फार्मर लोग जो बिजनेस करते हैं अपनी जो है खेतियों, जो खेती करते हैं, वो एक्चुअल में बिजनेसमैन बहुत सारे इसमें जुड़ जाते हैं। वो लोग पैसा खर्च करके जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं ताकि जब मार्केट पीरियड खत्म हो जाए, बेमौसम चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन उसका कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो महंगी ज़्यादा बिकेगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि लेट मार्केट में लाते हैं ताकि उसका रेट उनको अच्छा मिले। जो चीज़ें 20-25 की बिक रही हैं वो 50 की, 70 की, 100 की बिकेंगी। तो ये इनका पर्पस होता है मेन कमाई का। बहुत सारे जिब्रेलिन हार्मोन हमने पढ़ लिया था बच्चों, और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 3 हार्मोन पढ़ लेंगे, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो आइए शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी ये तो दिख नहीं रहा है। हैदरी, ये फोकस इसका सेट करो, फोकस। फोकस आ जाइए बच्चों, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आ जाएं। बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं दिख रही है। हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम बच्चों। फोकस, हाँ। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। हेलो, 1 मिनट बच्चों। हैदरी, ये हो कहाँ से? क्लियर है बच्चों? सभी को दिख रहा है? क्लियर है या नहीं? बताइए बच्चों, क्लियर है या नहीं?
क्लियर है हैदरी, क्लियर है इसको। हाँ ज़रा वो बताइए बच्चों, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ब्राइटनेस कहाँ से हो रही? यस सर, ऑल इज क्लियर। ब्राइटनेस बताइएगा बच्चों, ब्राइटनेस इतनी सही है या और बढ़ा दी जाए? ब्राइटनेस बताइए, ब्राइटनेस। बताइए बच्चों ब्राइटनेस। चलिए क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है कि क्लियर है सभी को। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। हम लोगों को पढ़ना है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी होता है बच्चों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है ना, ये लोग प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे। जो भी हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा हम लोगों ने, 2 हार्मोन। ऑक्सिन में भी हम लोगों ने देखा बच्चों ये जो है सिंथेटिक थे। सिंथेटिक जो थे ना 2,4-D सिन 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 NaA और 2,4-D 2,4-D जो होता था वो डाइकाट को किल करता था, मोनोकाट के ऊपर अफेक्ट नहीं डालता था। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था एपिकल डोमिनेंस भी पढ़ा था, एपिकल डोमिनेंस और डिकापिटेशन। डिकापिटेशन का मतलब होता था रिमूवल ऑफ द शूट टिप, कॉल्ड द डिकापिटेशन, जैसा कि आपको याद होगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोकिनिन। साइटोकिनिन have a specific effects on cytokinesis and discovered as kinetin, modified form of adenine and purine। ये बच्चों पूछा जाता है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। साइटोकाइनेस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है बच्चों? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन होना साइटोप्लाज्म का। वेयर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन। अब एडेनिन और प्यूरिन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, है ना। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है ना, ये जो है बच्चों एक फिश का नाम, फिश, एक फिश से निकाली गई थी। कहाँ से? एक फिश से। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड टू आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। किसे? जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स। किससे निकाला गया था बच्चों? कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से। ठीक, साइटोकिनिन जो था बच्चों ये काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता था। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकिनिन लाइक एक्टिविटीज जो हमें देखने को मिली किससे किया गया? जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified। तब हमें पता चला since the discovery of the zeatin, बहुत सारे naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified, जो हमें डिस्कवर किए गए। नेचुरल साइटोकिन्स आर, जो नेचुरल सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अक्कर। ठीक, सी से साइटोकिनिन, सी से बच्चों सेल डिवीजन, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता था वहां पे देखा गया। फॉर एग्जांपल्स, अब रूट एपिकल मेरिस्टम, यही तो ऐसी जगह जहां रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम्स, है ना, डेवलप शूट बड्स, यंग फ्रूट्स etc। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये लोग क्या करते थे बच्चों? न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करते थे। जैसे लीव्स हो गया,
क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ हो गई, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन, इन सारी जगहों पे हमें देखने को मिला। ठीक है ना। साइटोकिनिन कहाँ देखने को मिले बच्चों? जहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा था। क्या हो रहा था? सेल डिवीज़न हो रहा था। तो सेल डिवीज़न हम लोगों को कहाँ देखने को मिला? सेल डिवीज़न हमें कहाँ देखने को मिला बच्चों? सेल डिवीज़न साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न हमें देखने को मिला रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम हमने पढ़ा था, एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, एंड शूट एपिकल मेरिस्टम के पास हम लोगों को देखने को मिला। लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशंस, साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन क्या करती है? हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है ना, बार बार डिवीजन हो रहा है, शूट टिप पे पाई जा रही है ना, तो एपिकल डोमिनेंस होगा। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशंस विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव्स सेनेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में कौन कौन मोबिलाइजेशन करते थे? बहुत सारे करते थे। कैल्शियम और सल्फर इमोबाइल थे। याद आ रहा है? बहुत सारी बुक लिखती है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को, बहुत सारी बुक लिखती है कैल्शियम और सल्फर दोनों के दोनों इमोबाइल होते हैं। तो ये जब मोबाइल करते थे एलिमेंट तो डीले लीफ सेंसेंस यानी बुढ़ापे को कम करते थे। क्योंकि बुढ़ापा कब आएगा? जब खाना नहीं मिलेगा। जब खाना नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा आएगा। ठीक है ना। तो ये लोग मोबाइल यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना है, उसको भेजते थे तो वो डीले हो जाता था। ठीक है बच्चों। वो हैदरी फेस मेरा बिल्कुल गायब है, उसको चेक करो इसमें से सही से। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट हार्मोन इथाइलिन। कौन सा बच्चों? इथाइलिन। इथाइलिन को हम लोग बोलते हैं बच्चों ये गैसियस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है। गैसियस हार्मोन है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों राइपनिंग में हेल्प करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है ना। इथाइलिन इज अ सिंपल gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissue undergoing senescence. जिनको बुढ़ापा आ रहा है वो, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इथाइलिन इज अ सिंपल gaseous PGR synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening of the fruits. Influence of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, seedling क्या हो जाएगी? horizontal growth and swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedling. जैसे हमने प्लांट के ऊपर अगर इसका छिड़काव किया तो उसके अंदर क्या क्या होगा? इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल क्या होगी? ग्रोथ। और ये जो सीड है बच्चों ये स्वेल अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है ना। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस, बुढ़ापे को बढ़ाता है, एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है ना। अभी तक देखिए बुढ़ापे को रोक रहे थे कौन कौन? प्लांट कौन कौन बुढ़ापे को रोक रहे थे बच्चों? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या कर रहे हैं? बुढ़ापा ला रहे हैं, है ना। तो एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशंस। अब कह रहा है कि इथाइलिन प्रमोट्स द सेनेसेंस, आपके अंदर बुढ़ापा लाएगा इथाइलिन। ठीक। एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, एब्सिशन का मतलब होता है गिर जाना, गिरा देना। क्या? लीव्स एंड फ्लावर्स। जब लीव्स और फ्लावर गिर जाएंगे तो हम कहेंगे प्लांट बुढ़ा हो गया है ना। समझ गए? चलिए, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। दोबारा से वही बातें। इट आल्सो हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन, इथाइलिन आल्सो हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट इनहेंसेस दी
रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, रिस्पायरेशन रेट को भी बढ़ा देगा। राइज ऑफ द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी फ्रूट को अगर हम लोगों को सोचते हैं जल्दी राइप कर जाए तो उसे हम लोग कहाँ रख देते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। समर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और राइपनिंग जल्दी हो जाती है। आइए, इथाइलिन ब्रेक्स, अब देखिए इथाइलिन और क्या करता है, इथाइलिन ब्रेक्स द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है एंड इनिशिएट्स जर्मिनेशंस इन पीनट सीड्स, ठीक, एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स समझते हो यानी आलू, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, इसकी बडिंग करते हैं, काट काट के पीस इसका लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको सीड के ऊपर डालने पे क्या होता है कि ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ जाती है, जल्दी होना शुरू हो जाती है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड्स एंड पिटियोल इलांगेशंस इन डीप वाटर राइस प्लांट, क्या करता है बच्चों, डीप वाटर प्लांट में पिटियोल इलांगेशंस करता है एंड इट हेल्प्स इन लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट रिमेन एबव वाटर। जाहिर सी बात है, जब इलांगेशन होगा, ठीक है ना, ये मान लीजिए आप कि वाटर पूरा फिल है पूरी तरीके से, तो ये क्या करेगा, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को लॉन्ग कर देगा ताकि ये खराब ना होने पाए। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट्स टू रिमेन एबव द वाटर। इथाइलिन आल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन। रूट हेयर पूछा जाएगा कि रूट हेयर और रूट ग्रोथ फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन कराता है, एंड दस हेल्प इन प्लांट्स टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन। जाहिर सी बात है, रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा तो एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि रूट हेयर का मेन फंक्शन यही होता है कि एब्सॉर्प्शन हो। क्लियर है बच्चों, बताइए, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन, सारे हार्मोन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा टफ हार्मोन जो है वो इथाइलिन है, इसके कई फंक्शन हैं। तो जब देखिए, जब सीड है, सीड में क्या कराता है, उसको जल्दी जल्दी ग्रो कराएगा, है ना, कि जल्दी जल्दी ग्रो हो और बुढ़ापे की तरफ चली जाए। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट। अब देखिए, इनिशिएट फ्लावरिंग किसमें करता है बच्चों, पाइनएप्पल में। इट आल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो एंड मैंगो। सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स द मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पीजीआर है एग्रीकल्चर में। हम लोग जितने भी आप देखते होंगे, बनाना हो गया, बनाना सबसे ज़्यादा मार्केट में जो आते हैं वो अनराइप्ड बनाना आते हैं, इसमें इथाइलिन के छिड़काव से क्या होता है बच्चों, वो राइप हो जाते हैं। जब राइपनिंग हो जाती है तो मार्केट में वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग इथाइलिन का। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन, मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इथेफॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इथेफॉन, इथेफॉन कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन। इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन इज readily absorbed and transported within the plant and release इथाइलिन slowly। प्लांट के अंदर क्या करते हैं बच्चों, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये स्लोली रिलीज होता है। इथेफॉन, इथेफॉन क्या करता है, जाहिर सी बात है, इसी कंपाउंड है तो फ्रूट राइपनिंग कराएगा। इथेफॉन हेस्टन्स यानी बढ़ा देता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सीलरेट्स द एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वैलनट etc. It promotes female flowers cucumber thereby increasing the yield। तो जो इथाइलिन है बेटा, ये सबसे टफ, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वो सबसे टफ मुझे लगता है इथाइलिन। तो आपको भी इथाइलिन टफ लग रहा होगा। नहीं बेटा, लैग नहीं कर रहा है, मेरा भी लैग नहीं हो रहा है।
मेरा भी लैग नहीं कर रहा है, सही चल रहा है बेटा, नेट सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है नेट। आइए अब हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। किसकी? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेस हार्मोन। इसकी डिस्कवरी मिड 1960 में हुई थी। Abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. Abscission and dormancy. But like other PGR, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development पे भी इसका effect होता है। It acts as a general plant growth inhibitor, हम लोगों ने पढ़ाई है plant growth inhibitor दो, an inhibitor of प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक, ABA लिख रहा है बच्चों, ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ये क्या कर रहा है? सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, जबकि इथाइलिन सीड की जर्मिनेशन को बढ़ा रहा था। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। जब प्लांट ABA इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज when transpiration is more, water loss is more. When water loss is more, then abscisic acid close the stomata. ठीक है ना, ताकि प्लांट जो पानी लॉस कर रहा है वो कम करे। समझ गए? ताकि जो प्लांट पानी लॉस कर रहा है वो कम करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ABA stimulates the closure of stomata and increase the tolerance of plants to various kinds of stresses. So it is called a stress hormone. Therefore called the stress hormone हम लोग कहते हैं। चलिए, अब ABA plays very important role in seed development, maturation and dormancy. Clear? आइए, by inducing dormancy, ABA helps seeds to withstand desiccations and other factors unfavorable for growth. अच्छा ये बताओ, डॉर्मेंसी का मतलब कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? डॉर्मेंसी का मतलब कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? बताएं मुझे, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, ये लास्ट क्लास है, ठीक है ना। बताइए ज़रा मुझे, डॉर्मेंसी का मतलब बताइए क्या होता है? कौन बताएगा? डॉर्मेंसी का मतलब कौन बताएगा मुझे? डॉर्मेंसी मतलब शॉर्ट। अरे सियासी कह रही है, डॉन नहीं बेटा, बताओ फॉर डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? आज पढ़ाया है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बच्चों, जब सीड को हम लोग जो है, जैसे इस वक्त वीट की हम लोगों ने क्रॉप लगा दिया है, ठीक है ना। अब जो कट के आएगी फसल उसके बाद हम लोग अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। जो स्टोरेज पीरियड होता है जिसमें वो ग्रोथ नहीं करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी, ठीक है ना। डॉर्मेंसी पीरियड यानी 3 महीने बाद जब कट के फसल आती है, घरों में हम लोग वीट के सीड को स्टोर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। यानी वो उस पीरियड में ग्रोथ नहीं करेगा। आप अगर ज़मीन में उसको लगा भी देंगे तो भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है ना। हर एक पीरियड होता है, रेस्टिंग पीरियड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, वी मे समराइज दैट ऑफ एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, one or other PGR has come role to play. Such roles could be complementary to antagonist, they could be individuals or synergistics. तो आप बच्चों ये याद रखिएगा कि ABA is also called जो है स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ठीक है ना। ग्रोथ इनहिबिटर तो है ही है। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, कुछ जनरल बातें हैं,
ठीक है ना। फोटो पीरियोडिज्म पढ़ लेते हैं, लॉन्ग शॉर्ट प्लांट होते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्नलाइजेशन पढ़ते हैं। ये चैप्टर हमारे होते हैं ख़त्म। तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों आगे। सिमिलरली देयर आर ए नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट्स टू अफेक्ट इवेंट। डोरमेंसी इन सीड्स, बड्स, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, etc. रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। क्यों क्या होते हैं बच्चों? पीजीआर इंट्रिंसिक कंट्रोल along with genomic control and extrinsic factors। ठीक है ना। एक्सटेंसिव फैक्टर में हमने बताया था आपको, लाइट हो गया, CO2 हो गया, पानी हो गया, दे आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेनी ऑफ द एक्सटेंसिव फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर। हमने ये बातें पढ़ लिया था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन क्या होता है बच्चों। ठीक, चलिए फोटो पीरियोडिज्म पढ़ लेते हैं। बताइए बच्चों फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जी मंतशा आ गई हैं क्या? चलिए फटाफट हम लोग शुरू। वो वफा आइए, अभी तक क्लियर है बच्चों सभी को? हमने हार्मोन पढ़ लिया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा, साइटोकिनिन पढ़ा एंड इथाइलिन पढ़ा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा। ठीक है ना। हम दोबारा से रिवीजन करा देते हैं एक बार फिर से। हम लोगों ने ऑक्सिन पढ़ा था बच्चों। जो ऑक्सिन होते हैं ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑक्सिन में पढ़ा बच्चों, इसमें नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। जो सिंथेटिक होते थे वो कौन थे बच्चों? Na2,4-D, सिन, IA, IBA जो थे ये क्या थे बच्चों? नेचुरली फाउंड होते थे। ठीक है ना। ऑक्सिन में हम लोगों ने देखा था कि ये 2,4-D जो है ये हर्बिसाइड की तरह यूज़ हो रहा था, किल करता था डाइकॉट को, नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट। एपिकल डोमिनेंस, डिकैपिटेशंस इसी में देखने को मिल रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन था बच्चों GA3 फर्स्ट था और ये एसिडिक था। सारे के सारे एसिडिक थे, मोर देन 100 डिस्कवर किए जा चुके हैं। ये मार्केटिंग पीरियड को बढ़ा देता था और ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता था, है ना। बोल्टिंग करता था, इलांगेशन करता था। शुगर केन का प्रोडक्शन 20 टन्स कर दिया था। कितने टन? 20 टन प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। याद आ रहा है बच्चों? 20 टन प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों जो है साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा। साइटोकाइनिन जो होते हैं बच्चों ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा, ये लोग निकाले गए थे किस? अमीनो एसिड्स। आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड का नाम एडेनिन, प्यूरिन एंड एडेनिन, है ना। एडेनिन, काइनेटिन हम लोग कहते हैं। जियाटिन का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, जहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम एज वेल एज शूट एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इथाइलिन। इथाइलिन जो होते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इट आल्सो हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, एंड इट इंक्रीज दी जो है सेनेसेंस, बुढ़ापे को भी ये लोग बढ़ा देते थे। सारी पत्तियों को गिरा देते थे, है ना। पत्तियां हैं, फ्लावर हैं, सबको जो है गिराने का काम करते थे, एब्सिशन का काम करते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि बच्चों ये राइस के जो प्लांट्स हैं उसके पिट्यूल का इलांगेशन कर देते थे। और ये लोग इथाइलिन जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन करते थे। रूट हेयर का फॉर्मेशन जब ये करते थे बच्चों तो बढ़ जाती थी, क्या बढ़ जाती थी बच्चों? एब्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी प्लांट की बढ़ जाती थी। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इथाइलिन होते हैं बच्चों ये बनाए गए इथेफॉन नाम के आते हैं। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग छिड़काव करते हैं तो ये भी बढ़ा देते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट। रेट ऑफ रिस्पायरेशन को, रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं जिससे राइपनिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड पढ़ा। एब्सिसिक एसिड जो होता है मिड 1960 में डिस्कवर किया गया था। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को करते हैं। जब स्ट्रेस में होता है प्लांट स्ट्रेस में कब होगा?
जब उसके सारे के सारे स्टोमेटा के थ्रू पानी लॉस हो रहे होंगे, जब पानी लॉस होता है तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, जब पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो सारे के सारे स्टोमेटा को ये क्लोज करा देता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? फटाफट बताओ। अब पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी प्लांट हो बच्चों, वो लाइट के ऊपर ही फ्लावरिंग करता है, ठीक है ना, लाइट पे डिपेंड करता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जिनको धूप में ज़्यादा टाइम तक रखने पे, धूप में अगर आप ज़्यादा समय तक रखेंगे जो है तो वो लोग सूख जाते हैं, ठीक। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप ना दोगे तो वो सूख जाएंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बराबर लाइट चाहिए, ठीक है ना, कुछ समय लाइट मिली तो कुछ समय वो अपना काम चला लेते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्लांट के बारे में। तो फोटो पीरियोडिज्म, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है ना, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है तभी फ्लावरिंग ये करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अब देखते जाइएगा। It also has seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. कितने समय तक आप लाइट दे रहे हैं इसको। ऐसा तो नहीं कि आप जो 18 घंटे तक लाइट दे रहे हैं, है ना, 18 घंटे तक लाइट देंगे तो ये जो है, अब देखिए मंतशा कह रही है कि सर 12 ही घंटा धूप निकलती है, 12 घंटे में भी 10 ही घंटा बचता है, 10 घंटा तो धूप निकलती है, आप कैसे 18 घंटा कह रहे हैं। बेटा आर्टिफिशियल लाइट भी होती है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल लाइट भी लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियोडिक एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक। हम लोग एक पीरियड तक ही बच्चों देंगे लाइट, ठीक है, लाइट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग a well defined critical durations, while other must be exposed to light for a period less than critical durations, ठीक है ना। कुछ को हम लोग क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा देंगे, कुछ को हम लोग क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम देंगे। बिफोर द फ्लावरिंग इनिशिएटेड देम द फार्मर ग्रुप इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट एक क्रिटिकल पीरियड से बच्चों, क्रिटिकल पीरियड से हम ज़्यादा अगर दे रहे हैं लाइट तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट, ठीक। और अगर हम लोग क्रिटिकल पीरियड से कम दे रहे हैं, लेस देन क्रिटिकल पीरियड, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट, ठीक। वाइल द लेटर वंस टर्म्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स। द क्रिटिकल ड्यूरेशंस डिफर फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। There are many plants, however, where there is a no such correlations between exposure to light and duration of the flowering response, called the day neutral plants. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिस पर लाइट का कोई असर नहीं पड़ता, आप कितनी भी बढ़ा दें कितनी भी घटा दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो दो तरीके के प्लांट्स आपने देखे बच्चों, एक आपने देखे लॉन्ग डे प्लांट, एक आपने देखा शॉर्ट डे प्लांट। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम और बताइए हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ बताइए बच्चों। फ्लावरिंग एबव क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म। अब देखिए लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर अगर तुमने लाइट दे दी है ना, एबव, तो फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्रिटिकल पीरियड से ऊपर अगर आपने लाइट दी तो फ्लावरिंग कर रहे हैं, अगर इससे कम आपने लाइट दी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग डे प्लांट। समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट बताइए बच्चों फटाफट। क्लियर?
फटाफट बताइए। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, एबव क्रिटिकल फोटो पीरियड से एबव है तो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बिलो है तो फ्लावरिंग कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मेच्योरिटी, लाइट का कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। बताइए कितने लोग समझ गए। यही डायग्राम आएगा बच्चों, इस बार यही डायग्राम उठेगा नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 51, यही डायग्राम उठेगा, मुझे उम्मीद है पूरी। आप लोग तैयार रहिए, यही डायग्राम आएगा। तो बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल याद कर लेते हैं हम लोग, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में लिखिए बच्चों, लॉन्ग डे प्लांट में बेटा हरभजन फेंकता है लॉन्ग स्पिन। ठीक, कैसे याद रखेंगे, बेटा हरभजन फेंकता है लॉन्ग स्पिन। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। हाँ, कैसे याद करेंगे, बेटा हरभजन फेंकता है लॉन्ग यानी लॉन्ग डे प्लांट, बेटा हरभजन फेंकता है लॉन्ग स्पिन। ठीक है ना, बेटा से लिखिएगा बेटा उल्गेरिस, बीटा उल्गेरिस। ठीक, हरभजन से लिखिएगा हाइपोसाइमस। फेंकता से लिखिएगा प्लेंटागो। लॉन्ग से याद रखिएगा लॉन्ग डे प्लांट, लैंसियोलेटा भी होता है लेकिन आप याद रखिएगा लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, स्पिन से याद रखिएगा स्पाइनैच। क्लियर, फटाफट बताइए। ठीक है ना, अब आइए डे न्यूट्रल प्लांट में याद रखिएगा मेज, ज़ैंथियम और 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट क्या याद रखिएगा, 4 o'clock प्लांट, मेज, ज़ैंथियम एंड 4 o'clock प्लांट। बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल थोड़े बहुत लिख लीजिए, ठीक है ना। मेज, ज़ैंथियम एंड 4 o'clock प्लांट, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। अब बताइए एक और शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में बच्चों याद रखिएगा कैनबिस और याद रखिएगा टोबैको। कैनबिस और टोबैको याद रखिएगा। निकोटियाना भी याद रखिएगा, निकोटियाना टोबैकम, वही निकोटियाना टोबैकम पूरा नाम है, निकोटियाना टोबैकम। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं और कभी भटके से पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं मत याद करिएगा,
ठीक है ना। अगर याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बताइए लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट समझ में आ गया बच्चों या नहीं समझ पाए अभी भी? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एक क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर अगर हम लोग लाइट दे रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहा है तो लॉन्ग डे प्लांट, उसके नीचे देने पे फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो हम लोग कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है ना। फ्लावरिंग कर रहा है, हमेशा आप कुछ भी घटा दो कुछ भी बढ़ा दो लाइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर है? आइए लास्ट चैप्टर हम लोग, लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब कह रहा है कि not only the duration of the light period but the duration of dark period is also equal importance। सही बात है, सिर्फ लाइट का पीरियड नहीं, इसी वजह से तो नेचर ने रात और दिन दोनों बनाए थे। रात और दिन नेचर ने इसी वजह से बनाए थे, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों, ठीक है। Hence it can be said that flowering in certain plants depends not only combination of the light and dark exposures but also their relative duration। दोनों का रिलेटिव ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स पीरियड्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं इसको? फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, shoot apices of plants by themselves cannot perceive फोटो पीरियड, ठीक है ना। शूट एपाइसिस जो है कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स, द साइट ऑफ परसेप्शंस, याद रखना लाइट, परसेप्शन ऑफ द लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। क्या है? लाइट। तो पूछा जाएगा फोटो पीरियोडिज्म परसिस्ट कौन करता है, तो उसमें शूट, रूट, स्टेम सब दिया रहेगा, तो कौन करता है बच्चों? लीव्स करती है। कौन करती है? लीव्स, ठीक है ना। It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering। अभी हम लोगों ने पढ़ा हार्मोन जो फ्लावरिंग को इम्प्रूव कर रहे थे। Hormonal substance migrate from leaves to the shoot apices including flowering, only plants are exposed to the necessary inductive photo period। Clear? दरक्षा शेख, बिल्कुल बेटा, ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल सकती हैं, क्यों नहीं। एक मिनट, दरक्षा शेख सर, दरक्षा शेख सर ऑफलाइन क्लास मिल सकती है क्या? जी बेटा बिल्कुल ऑफलाइन क्लास मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशंस, छोटा सा टॉपिक है, और वर्नलाइजेशंस जो होता है बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपने आप में। वर्नलाइजेशंस का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर पे प्लांट की ग्रोथ होना, सीड का जर्मिनेट करना कहलाता है वर्नलाइजेशन, ठीक है ना। वर्नलाइजेशन, प्लांट्स, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों लो टेम्परेचर पर, क्या? लो टेम्परेचर पर फ्लावरिंग, लो टेम्परेचर पर फ्लावरिंग करना। लो टेम्परेचर मतलब लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का मतलब आजकल वीट है, वीट की फसल जो होती है बच्चों वो नवंबर में लोग जो है सोन कर देते हैं, सीड को जो है ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। अब वो 1 महीने बाद जो है फ्लावरिंग करना शुरू करती है, तो यानी वो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है यही, ठीक है ना। अब ये ग्रोथ हो रही है उनकी, तो उनको एक जो है टेम्परेचर जो वर्नलाइजेशन में होना चाहिए वो 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन। 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक। 7 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आप वीट का देख लीजिए, वीट की खेती जो है लोगों ने कर दी है अभी,
अक्सा शफक, आई वांट टू ज्वाइन योर कोचिंग। सर प्लीज़ टेल मी। अक्सा शफक बेटा जो है द्रक्षा, आप लोग कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7459003197 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक, अक्सा शफक बिल्कुल बेटा ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं देयर प्लांट्स विच फ्लावरिंग इज अदर क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर यहाँ तो मेंशन नहीं किया है, तो याद रखिएगा 7 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों? 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। क्या कहलाता है? वर्नलाइजेशन कहलाता है। इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late in the growing season, enables the plants to have sufficient time to reach maturity, ठीक है ना। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट का मतलब होता है, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इट प्रिवेंट्स द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट। प्रिकॉशियस का मतलब होता है पहले, जैसे एक होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी जो होती है नॉर्मल वो 13 से 14 साल पे आती है, लेकिन वो 8 साल पे ही आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है प्रिकॉशियस यानी पहले। इट इनेबल्स द प्लांट्स टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। वर्नलाइजेशन रिफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाई अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग को प्रमोट करना कहलाता है क्या? वर्नलाइजेशन। Some important food plants like wheat, barley, wheat अभी मैंने बताया, आप लोग देख भी सकते हैं wheat की खेती इस वक्त जो है हो रही है। wheat है, barley है। Have 2 kinds of varieties, winter and spring varieties. Their spring variety are normally planted in spring वाली spring में come to the flower and produce grain before the end of growing season, ठीक। और विंटर वराइटीज हाउएवर इट प्लांट्स इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फ्लावर और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन विद इन अ स्पान ऑफ फ्लावरिंग सीजन। तो स्प्रिंग वाले स्प्रिंग में करेंगे, विंटर वाले विंटर में करेंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे प्लांट, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग सीड, अलग अलग प्लांट का अलग अलग टेम्परेचर होता है ना। हमारे यहाँ जैसे इस वक्त जो है वीट की खेती हो रही है, ठीक ना। धान की खेती इसके पहले हुई थी, है ना। तो धान की खेती वीट की खेती के पहले हुई थी, तो उसका तो अलग था पीरियड, ठीक है ना। अगर आप जो है मई और जून और जुलाई में आप अगर वीट की खेती करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि वीट की सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना ज़रूरी है, एक इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आइए, हेंस they are planted in autumn, they germinate and over winter work small seedling resume growth in the spring and harvested usually around the midsummer में हम लोग कटाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वही बात बता रहा है कि जैसे हम लोगों ने वीट की खेती लगा दी है, वीट के सीड्स को ग्रो करा रहे हैं, सोन कर दिया गया है, फार्मर लगे हुए हैं पूरी तरीके से। अब जैसे ही गर्मी आएगी, ठीक है ना, गर्मी जब बहुत, यही मई जून का जब महीना होता है तो गेहूं की कटाई होती है ना, उसको हम लोग काट लेते हैं। तो समझ रहे हो वर्नलाइजेशन का मतलब। अक्सा शफक बेटा फीस तो आप कॉल करके पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए, Another examples of vernalization seen in biennial plants. Biennial plants मतलब जो एक साल में 2 बार होते हैं, are monocarpic plants that normally flower and die in second season. आपने ये भी देखा होगा, biennials are monocarpic plants. biennial होते हैं, perennial होते हैं, annual होते हैं। annual मतलब 1 वर्षीय, biennial यानी 2 वर्षीय, ठीक है ना। polyennials या perennial यानी बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, ठीक।
बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकंड सीजन। आप जैसे बात कर लें शुगर केन की, 3 सीजन आपको वो फसल देगी। एक बार आप उसको सोन कर देंगे, ज़मीन के अंदर लगा देंगे, वो 3 बार फसल देगी। केला है, केला भी शायद 4 से 5 बार फसल देता है। तो ये जो है बहुत सारे प्लांट है, उसके बाद ये डाई कर जाएंगे। इसी तरीके से बाइनियल भी होते हैं, है ना। शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट्स आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स subjecting to growing for biennial plants to a cold treatment stimulates the subsequent photoperiodic flowering response। तो कुछ बात समझ में आई कि नहीं, बताइए बच्चों, कुछ बात दिमाग में घुसी कि ये हो क्या रहा है? कितने लोग नहीं समझ पाए बिल्कुल भी? सीड डॉर्मेंसी पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सीड डॉर्मेंसी तो हमने बता ही दिया, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। बताइए बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है कि बस हवा में सब चल रहा है? अब देखिए सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, फटाफट देख लीजिए, कुछ खास नहीं। सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। बहुत सारी सीड्स ऐसी होती हैं जब एक्सटर्नल कंडीशंस फेवरेबल होती है तब भी जर्मिनेट नहीं करती हैं। सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। वो हो सकता है डॉर्मेंसी के पीरियड में हो, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि आप अगर गर्मी में, मिड समर में, मई जून के महीने में गेहूं की कटाई कर लिए और अगले ही सीजन में उसको 1 महीने बाद आप ज़मीन के अंदर लगा दें तो उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है, वो प्लांट नहीं जर्मिनेट करने वाला है, क्योंकि वो सीड इस वक्त किस में है, डॉर्मेंसी पीरियड में है ना। किस पीरियड में है बच्चों? वो डॉर्मेंसी पीरियड में है। देखो हम बताते हैं, बाइनियल जैसे कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है ना, कैरेट हो गया, ये सब एक बार आप अगर इसको लगा देंगे ना तो ये 2 साल तक आपको फसल देगा, ठीक है ना। इसको आपने लगा दिया तो 2 साल, जैसे केला हो गया 5-5 साल देता है, ठीक है ना। शुगर केन हो गई 3 साल, एक बार आपने लगा दिया सीड, वो आप काट लीजिए, उसके बाद वो खुद अपने ही आप अपने सीजन में ग्रो कर जाएगा, फिर आप काट लेंगे, फिर वो अपने सीजन में अगली बार ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फार्मर का फायदा होता है, ठीक, कि एक बार सीड खरीद के लाएं और 2-2 बार उनका फायदा हो रहा है। तो डॉर्मेंसी समझ गया, विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बट अंडर इंडोजीनस कंट्रोल और कंडीशंस विद इन द सीड इटसेल्फ। impermeable and hard seed coat presence of chemical inhibitors such as abscisic acids, phenolic acid, para-ascorbic acids। याद रखिएगा कौन कौन ये होते क्या है बच्चों, इनहिबिटर होते हैं। पूछा गया था सवाल, एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड्स एंड immature embryo are some of the reasons which cause dormancy। ये लोग क्या कराते हैं बच्चों, डॉर्मेंसी कराते हैं, ठीक है ना। This dormancy however can be overcome through the natural means, various other man-made measures। For example, seed coat barrier of some seeds can be broken by the mechanical abrasion by using knives, sandpapers, ठीक है ना। बहुत सारे सीड को वो लोग जो है ब्रेक कर देते हैं, नाइफ से भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, सैंड पेपर से लगा के ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, और वाइग्रस शेकिंग, और उसको हिला के जो है ब्रेक कर देते हैं ताकि जर्मिनेशन में आसानी हो। इन नेचर दीज एब्रेजन्स काज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्शन एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव tracts of animals, effect of inhibitor by substance can be removed by subjecting the seeds to chilling conditions by application of the certain chemicals like gibberellin acid or nitrates, changing the environmental conditions such as light or temperature, other methods to overcome seed dormancy। मतलब देखिए, कुछ हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीड डॉर्मेंसी को घटाते हैं, ठीक है ना। तो सीड डॉर्मेंसी कौन कौन कराते हैं बच्चों, हमने पढ़ा फेनोलिक एसिड, पैराफेनोलिक एसिड्स, ये लोग कराते हैं। सीड डॉर्मेंसी को जो ब्रेक करते हैं वो कौन कौन से हार्मोन से बच्चों, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे, सारे के सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है ना। अब बताइए सबसे पुराना सीड बताइए जो अभी तक
सबसे ओल्डेस्ट सीड किसी को याद है? ओल्डेस्ट सीड, डॉर्मेंसी पीरियड सबसे ओल्डेस्ट सीड का कितना है? कोई बता सकता है मुझे? बताइए बच्चों। सबसे ओल्डेस्ट जो है ल्यूपाइन है। कौन है बच्चों? ल्यूपाइन। ल्यूपाइन, ल्यूपिनस इरेक्टिकस, ल्यूपिनस इरेक्टिकस, इरेक्टिकस, जिसकी डॉर्मेंसी जो होती है बच्चों ये 10,000 साल होती है। सोचिए आपने देखा होगा सीड बहुत ज़्यादा 9 महीने डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, कुछ जो है 100 साल रहते हैं, कुछ 3 महीने रहते हैं। 10,000 साल डॉर्मेंसी होती है ल्यूपाइन की। ल्यूपाइन, ल्यूपिनस इरेक्टिकस, इससे क्या बेटे ये आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। दूसरा होता है बच्चों जिसकी 2000 होती है। कितनी? 2000। उसका नाम होता है डेट पाम। क्या नाम होता है? डेट पाम। फोएनिक्स डैक्टाइलिफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोएनिक्स डैक्टाइलिफेरा, फोएनिक्स डैक्टाइलिफेरा कहते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ से निकाला गया था? किंग हेरॉड पैलेस से। कहाँ मिला था? किंग हेरॉड्स पैलेस। किंग हेरॉड्स पैलेस जो कहाँ पड़ता है? नियर डेड सी, डेड सी के पास पड़ता है। तो यहाँ से निकाला गया था। ये याद रखिएगा। 2000 एक की होती है, एक की होती है 10,000। यस, ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों ये।